हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो फ्रेंड्स, यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जैव विविधता एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आएगा। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि स्टैटिक के अंतर्गत लगभग हर परीक्षा में पूछ लिया जाता है। यानी कि अगर आप बात करें यूजीसी नेट पेपर 1 के बारे में, या फिर यूपीपीएससी आरओ या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस की परीक्षा हो, या फिर यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा हो, या फिर कोई भी परीक्षा हो, अगर स्टैटिक जीके आ रहा है उसमें, तो निश्चित रूप से बायोडाइवर्सिटी से प्रश्न उसमें बनते हैं और लगभग पूछे भी जाते हैं। मतलब 1 से 2 प्रश्न तो इसी टॉपिक से एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो बहुत ही ध्यान से आपको ये टॉपिक कवर करना चाहिए। आज का वीडियो बहुत ही जरूरी है। इसमें हमने थियरी और सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक साथ संकलित करने का प्रयास किया है, और फिलहाल पूरा वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि हम अपने प्रयास में कितना सफल हुए हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में। इसकी परिभाषा क्या होती है? तो नाम से ही स्पष्ट है, ये जो शब्द है जैव विविधता, यह 2 शब्दों से बना हुआ है। जैव मतलब जैविक, और विविधता का मतलब आप समझ रहे होंगे। इसमें डाइवर्सिटी के मतलब, जैसे कि आप लोग जानते हैं ना, चिड़ियाँ होती हैं, बहुत सारी प्रजातियाँ होती हैं, मछली होती है, बहुत सारी प्रजातियाँ होती हैं, और प्रजातियों में ही प्रजातियाँ होती हैं। अगर जैसे बात करें यहाँ पर किसी भैंस के बारे में, तो भैंसों की भी बहुत सारी प्रजातियाँ होती हैं, ठीक है। तो पूरी जो धरती है ना, वो अलग अलग प्रजातियों से भरी हुई है, और इसी के अध्ययन को कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, स्टडी या बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पर इसका अगर इसकी डेफिनेशन देनी हो तो क्या देंगे आप? जैव विविधता का मतलब होता है किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी जीव जंतुओं, पौधों, कवक और सूक्ष्म जीवों की विविधता। और जैव विविधता को पृथ्वी पर जीवन की समृद्धि के लिए आवश्यक भी माना जाता है। तो ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन। फिलहाल फ्रेंड्स बात करें तो जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो फ्रेंड्स याद रखना कि जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था डब्ल्यू.जी. रोजन के द्वारा। किसके द्वारा? डब्ल्यू.जी. रोजन के द्वारा। कब? 1985 में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 22 मई को। कौन मनाता है? तो यूनाइटेड नेशन। ध्यान देना कि साल 2000 तक ये जो शब्द था बायोडाइवर्सिटी डे, इसे 29 दिसंबर को मनाया जाता था, ठीक है। लेकिन 2001 से इसकी तारीख बदल गई है, अब ये कर दी गई है 22 मई। तो 2000 तक जो ये आपका जैव विविधता दिवस होता था, ये 29 दिसंबर को होता था, लेकिन 2001 के बाद इसकी तारीख बदल गई है और नई तारीख हो गई है 22 मई, ठीक है। तो फ्रेंड्स, साल 2024 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम ये एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता ही है ना कि करंट में भी ये प्रश्न आएगा और आपके स्टैटिक में भी प्रश्न आ सकता है। तो साल 2024 में जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया था, उसकी थीम है बी द पार्ट ऑफ द प्लान। बी पार्ट ऑफ द प्लान यानी कि योजना का हिस्सा बने। यह थीम जैव विविधता के संरक्षण में लोगों की भूमिका और जिम्मेदारी पर ध्यान केंद्रित करती है। देखो, जैव विविधता के संरक्षण के लिए 22 मई 1992 को जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित किया गया था, और इसे कहते हैं यूएनसीबीडी। यूएनसीबीडी मतलब यूएन, यूनाइटेड नेशन, सी फॉर कॉन्फ्रेंस, बीडी बायोडाइवर्सिटी। तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया यूएनसीबीडी, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सीजीपीएससी में भी ये प्रश्न आया था। तो ये प्रश्न देख लेते हैं, ये पीवाईक्यूज में आएगा कि भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में जो जैव विविधता अधिनियम है, ये कब पारित हुआ था? सन 2000, 2002 या फिर 2010 में। सही जवाब इसका बनेगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 2002 में भारत में जैव विविधता अधिनियम को पारित किया गया था। भारत के कुछ महत्वपूर्ण जैव विविधता विरासत स्थल हैं। एग्जाम में इस पर भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो इनके नाम इस प्रकार से हैं, ये नाम याद रखिएगा। कमरूनाग झील जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। एग्जाम में पूछ लेगा कि जैव विविधता विरासत स्थल कमरूनाग ये किस प्रदेश में स्थित है? तो याद रखना कि कमरूनाग जो है ये मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश में। नल्लूर इमली ग्रोव ये विरासत स्थल मिलेगा आपको कर्नाटक में। पल्ली वेली चिरा जैव विविधता विरासत स्थल मिलेगा आपको केरल में। नैरो हिल्स मध्य प्रदेश में, और अल्लापल्ली मिलेगा आपको महाराष्ट्र में। तो ये कुछ नाम हैं, कमरूनाग, नल्लूर, पन्नी वेलाचिरा, नैरो हिल्स, अल्लापल्ली, ये कुछ महत्वपूर्ण जैव विविधता विरासत स्थल हैं जो कि भारत में स्थित हैं। इनकी लोकेशन याद रखना, ठीक है।
इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत में सबसे अधिक जो जैव विविधता है वो कहाँ पर पाई जाती है। तो देखो कई बार इसका नाम ना शांत घाटी भी रख दिया जाता है, मतलब ऑप्शन में शांत घाटी भी रहेगा। तो शांत घाटी जो है वेस्टर्न घाट के अंतर्गत ही पाई जाती है। तो याद रखना ये वेस्टर्न घाट जो है ये भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र माना जाता है। अब ये जो वेस्टर्न घाट है इसके बारे में बात करें तो आप ये तस्वीर देख सकते हैं। वेस्टर्न माने पश्चिम, तो पश्चिम आप देख रहे हैं ना, ये आपका जो है गुजरात हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया। तो इसकी जो सीमा है यहाँ से ये आपका वेस्टर्न घाट स्टार्ट होता है और क्रमशः आप देखेंगे तो यह गुजरात महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होते हुए फिर पहुंचता है कहाँ पर? गोवा में, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल से होते हुए कन्याकुमारी में समाप्त हो जाता है। ध्यान देना यहाँ पर कि वर्ष 2012 में यूनेस्को ने पश्चिमी घाट क्षेत्र के 39 स्थानों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया था। कब किया था? वर्ष 2012 में। किसने किया था? यूनेस्को ने किया था। पश्चिमी घाट क्षेत्र के 39 स्थानों को क्या घोषित किया था? विश्व धरोहर स्थल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझने में मदद मिली होगी। यहाँ पर मैंने चित्रों को भी शामिल किया हुआ है ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ कि अगर हम बात करें पूर्वी घाट के बारे में, पश्चिमी घाट के बारे में या अन्य स्थानों के बारे में, तो मैप के माध्यम से मैं उसे आपको समझा सकूं। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, यूपी SSC में पूछा गया था। अनामोड़ी, मीसापुलीमला, मस्सिनगुड़ी या फिर वाघमोन। तो देखो ये जो पश्चिमी घाट है इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है ये मानी जाती है अनामोड़ी। ये विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। तो पश्चिमी घाट जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह एक पर्वत श्रृंखला है जो कि भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के समानांतर चलती है, आपने यहाँ पर देखा था। इसके बाद देखें तो पश्चिमी घाट महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य से होकर गुजरता है, मैंने आपको बताया था। एक बात जो कि महत्वपूर्ण है वो ये है कि पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर जो है ना उत्तर जो है बढ़ती जाती है। मतलब जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो जो ऊंचाई है वो बढ़ती जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सबसे ऊंची चोटियों में अनाईमुड़ी है जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर और डोडा बेटा है 2637 मीटर। ध्यान देना कि ये जो आपकी अनाईमुड़ी है ये 2 किलोमीटर 695 मीटर है, डोडा बेटा 2 किलोमीटर 637 मीटर है। तो जरा सा ही अंतर है, लेकिन दोनों चोटियां जो हैं ये सबसे ऊंची चोटियों में आती हैं। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची है अनाईमुड़ी। तो ध्यान देना कि अनाईमुड़ी जो है ये पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। और ये जो अनाईमुड़ी चोटी है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये मिलेगी आपको केरल राज्य में। पश्चिमी घाट विश्व के 8 जैविक हॉट स्पॉट में से एक है। पश्चिमी घाट गुजरात के सोनगढ़ शहर से शुरू होता है और पश्चिमी घाट तमिलनाडु में मारुंथवाज मलाई स्वामी थोप में जाके समाप्त होता है। तो ये पूरी डिटेल मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि किस देश में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? अभी तक हमने देखा ना कि भारत में कहाँ पर पाई जाती है, तो शांत घाटी यानी कि वेस्टर्न घाट पर। लेकिन अगर प्रश्न ये आ गया कि किस देश में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो इसका उत्तर देंगे आप ब्राजील। ठीक है, ब्राजील। तो देखो फ्रेंड्स, ब्राजील एक ऐसा देश है जो कि कहवा उत्पादन में यानी कि कॉफ़ी के उत्पादन में भी सबसे अधिक उत्पादन ब्राजील ही करता है। अगर हम भारत में बात करें कि भारत में कौन सा राज्य है जो कि सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है, तो ये राज्य आपका है कर्नाटक। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। इसके बाद देखो ये प्रश्न भी कई बार आया है कि जैव विविधता पर सम्मेलन पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन हैं। रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था 1992 में, या फिर मानव पर्यावरण सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम में, या फिर क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, या फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में। तो ये जो प्रश्न है यूजीसी नेट में पूछा गया था, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये जो जैव विविधता पर सम्मेलन हुआ था उस पर हस्ताक्षर हुए थे 1992 में रियो डी जेनेरियो में, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। विकल्प ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह सम्मेलन 5 जून 1992 को रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर के लिए हुआ था और 29 दिसंबर 1993 को लागू हुआ था। ध्यान देना कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एकमात्र संयुक्त राष्ट्र का सदस्य देश है जिसने इस सम्मेलन की पुष्टि नहीं की है। इसके 2 पूरक समझौते भी हैं, इनसे संबंधित प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। एक है आपका कार्टेजिना प्रोटोकॉल, दूसरा है आपका नागोया प्रोटोकॉल। तो ध्यान देना कि ये जो कार्टेजिना प्रोटोकॉल है और नागोया प्रोटोकॉल है इस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको बता दें कि जो कार्टेजिना प्रोटोकॉल या सम्मेलन है ये कोलंबिया में आयोजित किया गया था वर्ष 2000 में। व्यापक कैरेबियाई क्षेत्र के समुद्री पर्यावरण के संरक्षण और विकास के लिए कन्वेंशन यानी कि WCR या कार्टाजेना कन्वेंशन
कैरेबियाई सागर के संरक्षण के लिए एक क्षेत्रीय कानूनी समझौता है और यह 24 मार्च 1983 को कार्टेजेना कोलंबिया में अपनाया गया तथा 11 अक्टूबर 1986 को लागू किया गया था। ठीक है। और दूसरा जो आपका सम्मेलन है इसका नाम है नागोया। नागोया जापान में स्थित है, तो इसी के नाम पर इसे नागोया सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। नागोया प्रोटोकॉल भी इसे कहते हैं। नागोया प्रोटोकॉल जैव विविधता पर कन्वेंशन यानी कि CBD। अब देखो यहाँ पर जो CBD आएगा ना, इसका मतलब हो जाएगा कॉन्फ्रेंस ऑन बायोडाइवर्सिटी के तहत आने वाले आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों को न्यायसंगत तरीके से बांटने के लिए बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसे 29 अक्टूबर 2010 को जापान के नागोया में अपनाया गया था और 12 अक्टूबर 2014 को लागू किया गया था। तो सारी बातें क्लियर हो गई। नागोया सम्मेलन, कार्टेजेना सम्मेलन और आपका जो ये पृथ्वी सम्मेलन है, ये तीनों अंतर संबंधित हैं और तीनों के बारे में बात करें तो तीनों संबंधित हैं जैव विविधता से। ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें यहाँ पर मानव पर्यावरण सम्मेलन जो कि स्टॉकहोम में हुआ था। कब हुआ था ये? तो ये हुआ था 1972 में। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के जो सबसे बड़े परिणाम रहे थे उसमें ये हुआ था कि UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम का इसके बाद गठन किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, तो ध्यान देना कि UNEP का जो हेडक्वार्टर है ये आपको मिलेगा नैरोबी केन्या में। ठीक है। इसके बाद आता है आपका क्योटो प्रोटोकॉल। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि थी क्योटो प्रोटोकॉल और इसे 1992 के जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का संरचना सम्मेलन का विस्तार किया गया, जो कि वैज्ञानिक समिति के आधार पर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए राज्य दलों को प्रतिबद्ध करता है। तो ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए जो राज्य हैं उनको प्रतिबद्ध करता है और ये जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं इसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी अस्तित्व में आती है। मानव निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन इसे संचालित कर रहा है। मतलब क्योटो प्रोटोकॉल में ये ध्यान दिया गया कि जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनको किस प्रकार से कंट्रोल में लाया जाए। इसके बाद फ्रेंड्स एक है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ध्यान देना यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यह ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। ठीक है। तो ध्यान देना कि जो स्टॉकहोम सम्मेलन था यह मानव पर्यावरण से संबंधित है, क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस से और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यह ओजोन संरक्षण से संबंधित है। तो ओजोन रिक्तीकरण के लिए जिम्मेदार कई पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर देने के लिए यह जो प्रोटोकॉल था ये अस्तित्व में लाया गया था। यह 16 सितंबर 1987 को सम्मत हुआ था और 1 जनवरी 1989 को लागू हुआ था और यही वजह है कि प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है। ध्यान देना जो ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को सम्मत हुआ था। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि जैव विविधता में परिवर्तन होता है तो किस प्रकार से होता है? जब हम भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं, जब मतलब जो जैव विविधता है अगर हम भूमध्य रेखा की ओर बढ़ें तो ये जो है बढ़ती जाती है, या फिर भूमध्य रेखा की ओर बढ़ें तो घटती जाती है, या फिर जैव विविधता पृथ्वी पर एक समान होती है, या फिर जैव विविधता ध्रुवों की ओर बढ़ती है। तो ऐसा नहीं है। देखो ध्यान से कि ये जो आपका बायोडाइवर्सिटी है ये भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होती है। यही वजह कि ब्राजील सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी वाला देश है। तो भूमध्य रेखा की ओर जैव विविधता जो है ये बढ़ती जाती है, ये ध्यान देना। इसके बाद अगला क्वेश्चन होगा सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ध्यान देना कि ये जो सर्वाधिक जैव विविधता है ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका प्राणियों और पौधों की जातियों में अधिकतम जैव विविधता कहाँ मिलती है? तो यहाँ पर विकल्प है शीतोष्ण पर्णपाती वन में, उष्णकटिबंधीय वन में, अत्यधिक प्रदूषित नदियों में, या फिर मरुस्थल और सवाना मैदानों में। तो प्राणियों और पौधों की जातियों में अधिकतम जो बायोडाइवर्सिटी है ये मिलेगी आपको उष्णकटिबंधीय वनों में। कहाँ पर? उष्णकटिबंधीय वनों में। विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ये उत्तराखंड में स्थित है, ये आप जानते ही हैं। नेक्स्ट है भारत में जैव विविधता के हॉट स्पॉट कौन से हैं? तो देखो यहाँ पर पश्चिमी हिमालय और पूर्वी घाट ये तो नहीं हो सकता, पश्चिमी हिमालय और सुंदरवन ये भी नहीं है, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट ये भारत में आप जानते हैं ना जैव विविधता के कितने हॉट स्पॉट हैं? बताओ, कमेंट करो, आगे मैं आपको बता रहा हूँ भारत में जैव विविधता के कितने हॉट स्पॉट हैं। तो ध्यान देना कि उनमें से एक है आपका पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। एक नहीं है, ये एक हो गया, ये दो हो गया, तो दो के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। पूर्वी हिमालय भी है और पश्चिमी घाट भी है।
तो जैव विविधता के हॉटस्पॉट में शामिल है पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। बाकी विकल्प यहाँ पर गलत हैं, विकल्प 3 आपका यहाँ पर करेक्ट है। जैव विविधता के ह्रास का कारण क्या है? जो जैव विविधता होती है यह किन कारणों से कम होती जाती है? तो देखो, सबसे जरूरी ये है ना कि जो प्राकृतिक आवास है वो बने रहें, लेकिन मुख्य कारणों में तो नंबर 1 पर यही आएगा। लेकिन इसके बाद पर्यावरण प्रदूषण और वनों का नाश भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, तो विकल्प डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ध्यान से इसको देख लेना। यहाँ से प्रश्न कई रूप में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यूपीपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया था। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में नामित किया गया है? पूर्वी हिमालय, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी हिमालय। तो अभी मैंने आपको बताया था ना, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट ये शामिल हैं। 1 और 3 वाला जो विकल्प है ये आपका यहाँ पर सही है, विकल्प 2 आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो अब मैंने आपसे पूछा भी था कि भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, तो 4 हैं। क्या नाम है इनके? नाम याद रख लो, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। भारत के जो 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं इनके नाम हैं हिमालय। हिमालय का नाम आएगा तो पूर्वी हिमालय ही याद रखना, क्योंकि पूर्वी हिमालय ही जो है भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में इंडिकेट किया गया है। इसके बाद आपका वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंदरलैंड। ठीक है, तो ये 4 भारत के जैव विविधता हॉटस्पॉट माने जाते हैं और इन हॉटस्पॉट्स में कई स्थानीय प्रजातियां पाई जाती हैं। सरल शब्दों में कहें तो जैव विविधता किसी विशेष क्षेत्र में सभी प्रकार के जैविक जीवों या रूपों को संदर्भित करती है। सामान्य औसत से अधिक जैविक गतिविधि वाले क्षेत्र, यानी कि बड़ी संख्या में जैविक प्रजातियों के साथ लेकिन खतरे में है, जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में इन्हें माना जाता है। ठीक है, तो सारी बातें याद रखना आप। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो कह रहे हैं कि कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र है जो कि जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, ये तो सीधे सीधे है कि रहेगा। मध्य व्यवधान, पारिस्थितिकी तंत्र की आयु और पोषण स्तरों की कम संख्या, तो ये विकल्प डी आपका सही है। पोषण स्तरों की जो कम संख्या है ये पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो विकल्प डी आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव कैसे किया जाता है? तो आपको पता है कि यह इन सीटू मेथड होता है। इसमें क्या होता है कि स्ववासने यानी कि अपने ही स्थानों पर इन्हें संरक्षित कर दिया जाता है, तो विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित में से क्रायो बैंक XC2 संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग में लाई जाती है? तो ध्यान देना कि ये जो क्रायो बैंक XC2 संरक्षण होता है इसमें नाइट्रोजन गैस प्रयोग में लाई जाती है, विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित में कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? सागरीय प्रदूषण, सागरों की लवणता में वृद्धि, सागरों के जल के सामान्य तापमान में वृद्धि, या फिर रोगों और महामारियों का फैलना? सही जवाब विकल्प सी होगा। सागर के जल में जो सामान्य तापमान में वृद्धि हो रही है उसकी वजह से प्रवाल विरंजन जो है ये हो रहा है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन होगा, रेड डाटा बुक या रेड लिस्ट में ये मतलब किस से संबंधित है? तो जो रेड डाटा बुक है फ्रेंड्स ये संबंधित है IUCN से। ठीक है, विकल्प बी आपका सही है। और विलुप्त होने वाली जो प्रजातियां होती हैं यह किस में सूचीबद्ध की जाती हैं? तो रेड डाटा बुक में ही इन्हें सूचीबद्ध किया जाता है। तो विलुप्त होने वाली जो प्रजातियां होती हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न और बनेगा कि किसी प्रजाति को विलुप्त कब माना जाता है? अगर वह अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई हो, 15 वर्ष से, 25 वर्ष से, 40 वर्ष से या फिर 50 वर्ष से, तो किसी भी प्रजाति को विलुप्त मान लिया जाता है अगर वह अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्षों से नहीं दिखाई दी है। तो विकल्प डी आपका करेक्ट है। कौन सा ड्रग, कौन सी दवा गिद्धों के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? तो आपको पता ही है, डाइक्लोफेनाक सोडियम ये दवा थी। और इस वजह से क्या होता था कि जो जानवर मर जाते थे इस दवा को खाने के बाद, मान लो उनको दिया गया है दवा लेकिन ठीक नहीं हुई, मर गए, तो फिर उनके मांस को खाने के बाद गिद्धों को सांस लेने में एक बीमारी हो जाती थी गले में और वो धीरे धीरे मर जाते थे। तो ये जो दवा थी फिलहाल प्रतिबंधित कर दी गई है। इसके बाद है, भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की थी? तो भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण विभाग कब बनाया गया था? 1950, 1970, 1975 या फिर 1980 में? सही जवाब है 1980 में भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग की स्थापना की थी। गंगा को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? 72 में, 1982 में, 1985 में या फिर 1988 में? तो फ्रेंड्स, गंगा को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई थी
5 में। ठीक है, तो विकल्प आपका सही है सी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम अपने वीडियो के अंत में आप पहुँचे हैं और अब आपके लिए मैं एक प्रश्न छोड़ रहा हूँ, इसका उत्तर आप जरूर दीजिएगा। आपको बस ये बताना है कि पर्यावरण दिवस ये कब मनाया जाता है, 1 जून को, 2 जून को, 22 जून को या फिर 5 जून को। सरल सा प्रश्न है, उम्मीद करता हूँ आप इसका आंसर जरूर देंगे। पहली बार चैनल पर हैं तो फ्रेंड्स इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, सर्च करके जुड़ जाइएगा, डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो शेष मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। और हाँ फ्रेंड्स, यूपीएचईएससी के लिए अब तक जितने भी वीडियोस बनाए गए हैं थियरी के और टेस्ट सीरीज और एमसीक्यूज के, तो सबकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप सारे वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। थैंक यू।